तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 का। तो जल्दी से इसको निपटाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स पूरे कवर करेंगे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से आपका ज़्यादा कुछ खास नहीं बनना है यहाँ पे, इसीलिए कोई मार्किंग नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ में भी कुछ नहीं है। इस डायग्राम को आप ज़रूर ध्यान रखें, ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसमें स्टाइल किसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा बीच वाला स्टाइल है, ऊपर वाला स्टिग्मा, नीचे वाला ओवेरी, ये सारे के सारे सेपल्स, फिलामेंट्स, पेटल्स, एंथर, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ से कुछ खास नहीं है। अब हम यहाँ से जो है मेन टॉपिक को अपने ध्यान देते हैं, ठीक है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन ग्रेन जिसका नाम है, ठीक है ना। इसके बारे में मार्क किया है, जो जो हाईलाइट किया वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो स्टेमन जो है, इसके कह रहे हैं कि दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के मेनली। एक का नाम है फिलामेंट, एक का नाम है एंथर। फिलामेंट आपको दिख रहा है, ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है ना, ये बीच में, ये पूरा ये फिलामेंट है, ये आपका एंथर है, ठीक है। तो अगला बात करते हैं कि जो प्रॉक्सिमल यानी पास वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला पास का इसका हिस्सा है, तो ये किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से। तो यहाँ पे एक लाइन मार्क है, देखो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस, या फिर पेटल्स ऑफ द फ्लावर के साथ जुड़ा होता है। ये लाइन याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एक टिपिकल एंथर जो है कैसा होता है। वो बाई लोब्ड होता है और हर एक लोब में दो थेका होते हैं, यानी कि दो चैम्बर होते हैं। इसी चैम्बर को हम थेका बोला जाता है यहाँ पे, इसीलिए एक लोब और उस लोब में कितने हैं, दो थेका हैं, तो इसको डाइथेकस बोला जाता है। तो टोटल थेका कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ऑफन इसके बाद लॉन्गिट्यूडनली, ये जो थेका है, अब इसके बाद एक कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप बनेगा जो लॉन्गिट्यूडनली यानी लंबाई में नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से एक पूरा सेपरेट हो जाएगा, ये चैम्बर, और इन चैम्बर्स के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये लाइन अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ग्रुप्स रन्स लेंथवाइज एंड सेपरेटिंग द थेका, ठीक है। ये भी एक लाइन याद हो गई। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। बाइलोब नेचर कह रहे हैं इसका बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अगले में क्या कह रहे हैं, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल, ब्रैकेट में लिखा है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये कंसिस्ट करता है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इनमें 4 चैम्बर्स हो गए, तो चारों में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लोकेटेड कॉर्नर्स इन 2 कॉर्नर्स और 2 इन ईच लोब, हाँ वही कॉर्नर पे यानी नीचे प्रेजेंट होते हैं हर एक के, ठीक है। अगला, इसी को पॉलन सैक बोला जाता है। जो बीच में लंबी लंबी कैविटीज़ बन गई उसको क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। अब अगला लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात करें, कैसा है दिखता वो माइक्रोस्पोरेंजियम किस तरह से। तो जनरली कह रहे हैं 4 लेयर्स होते हैं। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर और टैप्टम। जो आउटर 3 लेयर यहाँ लिखा है ना, आउटर 3 लेयर जो है ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी, इनका मेनली फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का। और जो अंदर वाली लेयर है, और साथ में लिखा है डिहाइसेंस होता है, तो एंथर जब फटता है तो इन्हीं 3 लेयर में ब्लास्ट होता है और फिर पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। फिर अंदर जो लेयर है जिसका नाम है टैप्टम, वो मेनली जो है किसमें मदद करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है ना। ये भी एक अच्छे से लाइन याद रखना। टैप्टम की सेल्स की बनावट खास तरीके की है, डेंस होता है साइटोप्लाज्मा, और इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अच्छी बात है। अगला लिखा है एंथर, व्हेन द एंथर इज यंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स, मतलब एक जैसे सेल्स ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और उन सबके सेंटर में ये प्रेजेंट होता है, कौन, स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। तो कैसे होगा, एज द एंथर डेवलप, जैसे एंथर डेवलप हुआ, स्पोरोजीनियस टिश्यू जो था वो मियोटिक डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन, मियोटिक, यानी हैप्लॉइड हो जाएगा, और क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, 1 से 4, ठीक है ना। 4 कंडीशन, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अच्छा देखो एक सीक्वेंस देखो, एक लाइन लिखी है मैंने, EEMT का मतलब है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टैप्टम। इस तरह से सीक्वेंस है। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम की जो लेबलिंग है बहुत अच्छे से देखना। जहाँ पे थोड़े थोड़े से डॉट लगे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर, यहाँ छोटे छोटे डॉट अपीयरेंस आ रहे हैं, तो ये आपका टैप्टम के लेयर है। ये वाली डायग्राम देख लो, मिडल लेयर, फिर टैप्टम, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ये बीच में आ गए, ठीक है। 4 थे, चारों बने हैं इधर, और कनेक्टिव टिश्यू ये वाला सेंट्रल वाला पोर्शन है, एंडोथेसियम। ये भी डायग्राम देख लेना, पॉलन ग्रेन जिसमें डिहाइसेंस होते हुए दिखाया जा रहा है। अगला लाइन है कि जो माइक्रोस्पोर है, जैसे कि बात करें, अरेंज होते हैं किसमें, क्लस्टर्स ऑफ द 4 सेल्स, ठीक है। अरेंज इन्हें क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में, इसीलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन का नाम दिया गया है। एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो कैसे पता चलेगा, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, यानी कि जब उसका पानी सूख जाता है, निकल जाता है, तो क्या होता है, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। अब जो माइक्रोस्पोर चिपके हुए थे वो अलग अलग हो जाएंगे,
तो इससे क्या बन जाएंगे, सेपरेट पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। अगला बात करें, सेवरल थाउजेंड्स, यहाँ पे लाखों में नहीं है, थाउजेंड्स में है। माइक्रोस्पोर जो है पॉलन ग्रेन्स जो है रिलीज होते हैं, डिहाइसेंस होता है जब एंथर फटता है, तो कितने, लाखों में नहीं, हज़ारों में, याद रखना, सेवरल थाउजेंड्स वर्ड है, थाउजेंड्स में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनावट देख लो, इस डायग्राम में अलग अलग डिज़ाइन है, तो इसकी आर्किटेक्चर बनावट जो होती है पॉलन ग्रेन की बहुत डिफरेंट होती है, अलग होती है, ठीक है। शेप साइज़ बहुत अलग होते हैं। साइज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 25 से 50 माइक्रोमीटर है, थोड़ा गैस कर सकते हो। और एक्साइन जो है आउटर लेयर होती है, 2 लेयर होते हैं इसके पास, तो आउटर लेयर है एक्साइन, किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये इसके बारे में बताया भी है कि ये बड़े हाई टेम्परेचर तक स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली हो या किसी भी चीज़ से सर्वाइव कर जाता है, यहाँ तक कि कोई एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। अगला लिखा है कि पॉलन ग्रेन जो होता है प्रोमिनेंट अपर्चर्स, हाँ इसके ऊपर जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर सोचो जर्म पोर्स नहीं होंगे, इतना हार्ड है, तो पॉलन ट्यूब बाहर नहीं आ सकती। तो याद रखना स्पोरोपोलिन वहाँ पे एब्सेंट होगा, तभी तो वो जर्म पोर्स बनते हैं। और अगला बात करें, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स, हाँ इसी तरह से कह रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को फॉसिल्स की तरह जो है प्रिजर्व किया जा सकता है इसी स्पोरोपोलिन की वजह से। और कह रहे हैं डिज़ाइन में जो है अलग अलग पैटर्न बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, ठीक है। एक्साइन के बाद अब आता है इसका एंटाइन लेयर, तो इनर वाली लेयर को हम एंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस लेयर होती है, उसमें थोड़ा डिसकंटिन्यूस था क्योंकि पॉलन ट्यूब वगैरह बाहर आनी थी। ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद अगला लिखा है कि पॉलन ग्रेन के अंदर देखो 2 तरह के सेल्स होते हैं, मैच्योर हो जाता है तो 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स बड़ा होता है साइज में, डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये डायग्राम बनाई हुई है, तो ये देखो बड़ा वाला हिस्सा जो है अपना वेजिटेटिव है और छोटा वाला हिस्सा जनरेटिव सेल्स है, बहुत बढ़िया। और इस वेजिटेटिव बड़ा होने का मतलब क्या है, इसको बड़ा होगा तो बड़ा घर के क्या करता है, जिम्मेदारी निभाता है, खाना पीना, यानी कि यहाँ पे भी खाना पीना का सप्लाई यही करता है। फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका, बड़ा इरेगुलर शेप न्यूक्लियस किसका है, वेजिटेटिव सेल का, ठीक है। जनरेटिव सेल्स के बारे में बात करें, वो छोटा होता है और वो तैरता रहता है, फ्लोट करता है, ये नहीं कि एक जगह फिक्स है, इस डायग्राम में लग रहा है फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है, फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और आगे बात कर रहा है, इसका जो है न्यूक्लियस इट इज़ स्पिंडल शेप्ड, अच्छा ये पूरा सेल जो है स्पिंडल शेप्ड होता है और इसका साइटोप्लाज्मा डेंस होता है और एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में 60% जो है जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उनमें 2 सेल होते हैं, ठीक है। बाकी समझ गए, रिमेनिंग में 3 सेल होंगे। कैसे 3 सेल बनते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जनरेटिव सेल्स है ना भाई, उसमें माइटोटिक डिवीजन हो जाता है जिसकी वजह से 2 मेल गैमीट्स भी बन जाते हैं। ये मेल गैमीट बाकियों में भी बनते हैं जो 60% है, लेकिन ये तब बनते हैं जब पॉलन ट्यूब बन रही होती है तब, इनमें लेकिन पहले से बन जाता है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन के बाद हम बात करें तो बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं, जैसे खासकर एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ब्रोंकाइल इन्फ्लेक्शंस इन सम पीपल्स, जैसे कि कुछ लोगों को हाईटेक सिटी वगैरह में रहते हैं तो वो इस जगह पे जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात पार्थेनियम, एक कह रहे हैं पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, इससे सबसे ज़्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं हवा में। और ये इंडिया में आया था, एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट व्हीट करवा रहे थे, लेकिन उस व्हीट के साथ ये गंदगी भी हमारे इंडिया में आ गई, ठीक है, जो आज बहुत खतरनाक है। पॉलन ग्रेन, पॉलन एलर्जी वगैरह केस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है। अगला आता है, पॉलन ग्रेन्स को माना गया है कि ये रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी वजह से इसको कई टाइम से, कई कुछ सालों से यूज़ किया जा रहा है एज ए सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। कहाँ से, कौन सी कंट्रियों में, वेस्टर्न कंट्रियों में, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हैं। और ज़्यादातर इंटेक किस में फॉर्म में किया जा रहा है, लार्ज नंबर ऑफ द पॉलन प्रोडक्ट्स जो है किस फॉर्म में, टैबलेट्स या सिरप फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, ये कंज्यूम करते हैं। और इसमें क्लेम किया गया है, लोगों ने माना है कि भाई एथलीट्स वगैरह जो होते हैं, रेस हॉर्स वगैरह जो होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है इसका इंटेक करने से, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डायग्राम में भी मैंने मार्क किया, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें लग रहा था कि सिरप और टैबलेट्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखो क्या क्या है, पॉलन ग्रेन की जो है क्रीम भी बनाई जा रही है, एनर्जी शेक भी बनाया जा रहा है, तो ये भी एक आपको नोटिस करके रखना है, ठीक है ना। अगला लिखा है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी वो टाइम पीरियड होता है भाई, वाइबिलिटी क्या है कि जब तक, जैसे मतलब मान लो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, अब हवा में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, जब स्टिग्मा पे ना पहुंचे तो हवा में कितनी देर तक जिंदा रहा, वही टाइम पीरियड उसका वाइबिलिटी होता है। ये डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात की वाइबिलिटी किससे डिसाइड होती है, वाइबिलिटी टाइम पीरियड डिसाइड होता है टेम्परेचर कितना है आसपास का और ह्यूमिडिटी कितना है, इन दोनों फैक्टर से ही ये चेंज होता रहता है, इसकी टाइम वाइबिलिटी पीरियड चेंज होती है। जैसे कुछ सेरल्स हैं जैसे कि राइस, व्हीट,
इनका जो वाइबिलिटी टाइम पीरियड है वो 30 ही मिनट का है। अगर रिलीज़ होने के ये 30 मिनट तक अपने टारगेट पे नहीं पहुंचते तो मर जाएंगे, ठीक है ना। अगला आता है रोजेसिया, लेगुमिनेसिया और सोलेनेसिया, ये फैमिली के नाम है। तो इन कैटेगरी में, इन फैमिली में जितने भी आते हैं उनका टाइम पीरियड वाइबिलिटी का जो है 1 मंथ का है। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, रोजेसिया, लेगुमिनेसिया, सोलेनेसिया, रसीली एक वर्ड याद रखना जिसमें तीनों आ जाएंगे। रसीली आर से आ गया रोजेसिया, और सोलेनेसिया, फिर लेगुमिनेसिया, ठीक है। और कह रहे हैं कि आपने सुना होगा कि जो स्पर्म है या स्पर्म है उसको स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, उसका टेम्परेचर कितना है -196। इसी तरह से कह रहे हैं हम पॉलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड टेम्परेचर में, इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो जहाँ पे हम पॉलन ग्रेन स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं पॉलन बैंक्स। कन्फ्यूजन हो जाता है, सीड जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं सीड बैंक्स, और जहाँ पे पॉलन रखते हैं वो पॉलन बैंक्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, क्रॉप ब्रीडिंग में प्रोग्राम में ये जो है यूज़फुल होता है। आगे आता है अब पिस्टिल या फिर मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोला जाता है, और एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक पिस्टिल है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, ठीक है। अगर बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है, तो बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। अगर बड़े सारे हैं और सबके सब फ्यूज़ हैं, तो आपस में फ्यूज्ड हैं, तो सिनकार्पस। अगर फ्री हैं तो अकेले अकेले हैं तो एपोकार्पस। ये वाली बात हो गई। पिस्टिल के जो है 3 हिस्से होते हैं, तो एक का नाम है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। सबसे टॉप पे जो दिखेगा स्टाइल है, स्टिग्मा है, फिर उसके बाद बीच वाला हिस्सा स्टाइल, और सबसे नीचे वाला ओवेरी। तो स्टिग्मा जो है सर्व एज ए वही लैंडिंग प्लेटफॉर्म है कि पॉलन ग्रेन वहाँ पे आके गिरता है। फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब जिससे ग्रो करते हुए जाएगी वो स्टाइल वाला हिस्सा है, वही बोल रहे हैं इसमें भी। बेसल पार्ट जो सबसे ज़्यादा फूला हुआ हिस्सा है वो ओवरी है, ठीक है ना। और ओवेरी के अंदर जो कैविटी है, स्पेस है, उसको ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल बोला जाता है। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लेसेंटेशन, क्लास 11th में आपने जो पढ़ा था। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट होता है कि प्लेसेंटा किस तरह से अरेंजमेंट है, उसमें कई तरह के टाइप्स थे, तो आप 11वीं में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला इस डायग्राम पे हमें बहुत ध्यान से अच्छे से देखना है कि जो अकेला एक दिखाया गया है कि ये एक हिवेस्कस का पिस्टल बनाया गया है डायग्राम में, आपको बाकी पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो अगला मल्टी कार्पिलरी से याद रखना, मल्टी कार्पिलरी है लेकिन सबके सब फ्यूज्ड हैं ये वाले हिस्से में, तो ये है अपना पेपावर। अगला आता है मल्टी कार्पिलरी है लेकिन सबके सब फ्री हैं, तो अगला एग्जांपल है माइसीलिया। देखो सबके सब फ्री हैं तो ये माइसीलिया। और ये ओव्यूल की जो डायग्राम है ये एनाट्रोपस अव्यूल है, ओव्यूल है। ऐसे बड़े सारे एम्फीट्रोपस ऐसे ओव्यूल्स और भी होते हैं, लेकिन हमें एनाट्रोपस इसमें एनसीईआरटी में दिया, तो यही ध्यान रखना है। इसकी डायग्राम में जितनी भी लेबलिंग है वो भी अच्छे से आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो अगला इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा जो है और द मेगास्पोरेंजियम, अराइजिंग फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम से अराइज होता है, और उसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोला गया है। किसी किसी में कह रहे हैं ओवेरी का जो नंबर है वो 1 होता है, तो जैसे वीट और पैडी और मैंगो एग्जाम्पल में याद रखना है। और जिसमें बहुत सारे होते हैं पपाया और वाटरमेलन ऑर्चिड्स, जैसे पपाया काटो बहुत सारे सीड्स, तो इसका मतलब ओवेरी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ओवेरी और उससे फ्रूट वाले ज़्यादा हैं, और वाटरमेलन ऑर्चिड्स, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में देखते हैं। तो ओव्यूल इज़ ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ द स्टॉक, ठीक है। ओव्यूल एक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा यानी स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच होता है किससे, प्लेसेंटा के थ्रू, अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ द स्टॉक। इसको हम फनिकल्स बोलते हैं। जिस स्ट्रक्चर के साथ वो जुड़ेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, फनिकल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और आगे बात बोला है बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो है फ्यूजेज विद द, हाँ जिससे जुड़ा हुआ है, फनिकल से जुड़ा हुआ है, फ्यूज हुआ है। और फिनिकल जो फ्यूज़ करने वाला स्ट्रक्चर है उसका नाम है हाइलम। हाइलम को इसीलिए जंक्शन बोला जाता है, ठीक है। जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको हम हाइलम बोलते हैं। यानी हाइलम दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। किसको, फनिकल और ओव्यूल को, ठीक है। अब ओवेरी को, ओव्यूल को जो है कवर करते हैं 2 या 1 या 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स, जिसका नाम है इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स पूरा कंप्लीटली उसको कवर करके नहीं रखता, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो टिप वाला है ऊपर वाला उधर एक ओपनिंग कर देता है जिसका नाम है माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल वाले हिस्से को ओपन कर देता है। देखो इस डायग्राम में ये वाला जो हिस्सा है ये इतना ओपन है, ठीक है। इसका मतलब इंटेग्यूमेंट्स इसको पूरा कंप्लीट कवर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके माइक्रोपाइल के जो अपोजिट वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं चैलेजा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट, यानी कि इसी पे पूरा पूरा ओव्यूल नीचे फिक्स होता है, ठीक है। जैसे किसी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये पूरा उसका बेस पार्ट है, इसका कौन सा, चैलेजा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अब इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज ए मास सेल्स एंड कॉल्ड न्यूक्लियस। अब एक बात बता रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इंटेग्यूमेंट्स ने जिसको कवर करके रखा है ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से को बोला गया है न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाला याद रखना, न्यूक्लियस इसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
तो न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस, द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, यानी कि खाना वाना प्रोवाइड करेगा। लोकेटेड, अब इसके बीच में कौन चीज़ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेन वाला पार्ट है उसका, ठीक है, फीमेल का। ऑन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक ही होता है, जनरली ज़्यादातर एक ही होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस में ओव्यूल जो है अपना डिफ्रेंशिएट करेगा सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को। तो किस वाली साइड डिफ्रेंशिएट करता है? माइक्रोपाइलर रीजन, अपने आप को अलग करेगा, वो बाकी सेल से अलग करेगा क्योंकि उसको डिवीजन करना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम पे देखो, मैंने माइक्रोपाइलर हिस्सा ये वाला मार्क किया, और यहाँ पे जो सेल हैं कुछ मॉडिफाई हो गए हैं, ये वाला हिस्सा अब ये आगे डिवीजन करने वाला, कौन सा? मियोटिक। तो ये मियोटिक डिवीजन करेगा, और कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्मा, हाँ वही अब न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड एमएमसी, वही मेगास्पोर मदर सेल, मियोटिक डिवीजन करेगा, और कितने मेगास्पोर बनाएगा? इससे 4 मेगास्पोर का बनाएगा, ठीक है। इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं जनरली। इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट 1 ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, बाकी क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर जो है आगे फर्दर डेवलप करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर से बनाना, इसको हम बोलते हैं, इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें सिंगल मेगास्पोर ही फंक्शनल रहेगा, उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अगला इसमें पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर का वो भी डिवाइड करेगा, लेकिन कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन, जिसमें 1 से 2 सेल बनते हैं। तो 1 से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, और दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे, जैसे एक सेल यहाँ पे ऊपर और एक नीचे। अब ये नीचे वाला भी डिवाइड करेगा, ऊपर वाला भी। कितने? 2 फर्दर डिवीजन होंगे। तो पहले 1-2 डिवीजन के, पहले डिवीजन के बाद कितने हो जाएगा? 4, फिर अगले डिवीजन में 8 हो जाएंगे न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो बने हैं, अब इसमें नोटिस करने वाला ये पॉइंट है कि भाई ये स्ट्रिक्टली कौन सा डिवीजन कर रहे थे? सो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन कर रहे थे, और वो भी स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ में कभी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, एट ए टाइम नहीं होता, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन तो हो गया, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा उसी टाइम। तो जब 8 सेल बन जाएंगे, तो अब इसमें क्या हुआ? आगे ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब डेवलपमेंट और अच्छे से डेवलप होगा। नीचे कुछ सेल्स जाएंगे और ऊपर 3 नीचे चले गए, 3 ऊपर, और बीच में कितने आ जाते हैं? 2, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक है उसके बारे में हम सुन लेते हैं। 6 जो है 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 सिर्फ जो हैं कवर होते हैं सेल वॉल से, बीच वाला नहीं होता, यानी सेंट्रल वाला, ठीक है ना। अगला रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। बिलो द एग एपरेटस, ये वर्ड समझो, ये कह रहा है नीचे एग एपरेटस के ये प्रेजेंट होता। अब एग एपरेटस कौन है? एग एपरेटस जो है एंटीपोडल सेल्स को बोला जाता है, ठीक है। बिलो द एग एपरेटस ये जो है लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 सेल्स आर ग्रुपेड टुगेदर इन ए माइक्रोपाइलर एंड, हाँ 3 सेल्स जो है ग्रुप हो जाते हैं और वो बना देते हैं एग एपरेटस। इनमें जो आता है 2 सिनर्जिड्स आते हैं और 1 एग सेल आता है। एग एपरेटस 3 सेल से बना है, 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल से, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और एग सेल के बाद इसमें सिनर्जिड्स के बारे में ध्यान से सुनो। सिनर्जिड्स के अंदर कुछ स्पेशल तरह के सेलुलर थिकनिंग होती है, किसमें? माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड, और उसमें कुछ खास तरीके के अपरेटस बनते हैं, जिसका नाम है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का मेन काम होता है गाइड करना पोलन ट्यूब को, ताकि पोलन ट्यूब अंदर उसके इंटर कर सके और फर्टिलाइज करे एग को, ठीक है। तो 3 सेल्स आर द एट द चैलेजल एंड पे होते हैं, जिनका नाम है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स के बारे में खास इसमें जानकारी नहीं लिखी है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, हमें बताया 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है उसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना है पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में सुनते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है भाई साहब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर या सेम फ्लावर में, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसी के बेस पे जब दूसरे में जा रहा है या खुद में जा रहा है, तो इसी के बेस पे पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है। ऑटोगैमी यानी खुद के साथ पॉलिनेशन करेगा, और इसके लिए खासियत क्या बोली कि जो खुद के पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर्स, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर ए सिंक्रोनी इन ए पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा। वही मतलब कि कह रहे हैं रिसेप्टिविटी भी उसी टाइम हो जाए जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये एक्सेप्ट करेंगे। और जो स्टिग्मा और एंथर हैं एकदम पास लाई करने चाहिए, ठीक है, क्लोज होने चाहिए। इसी के लिए सेल पॉलिनेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि वायोला, कॉमन फैंसी जिसको बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमिलिना, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं 2 तरह के फ्लावर, एक चेस्मो जो नॉर्मल है जैसे आपने देखा कि एक फ्लावर अपना ओपन है, और एक क्लिस्टोगैमस खास तरीके का जो कभी ओपन ही नहीं होता, ठीक है, डू नॉट ओपन एट ऑल। तो इस तरह के फ्लावर में 100% क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनमें बिल्कुल पास पास दोनों लाई करते हैं। और कह रहे हैं कि यही इसी खासियत की वजह से क्लिस्टोगैमस में एस्योर्ड सीड प्रोडक्शन होगा, यानी कोई पॉलिनेटर हो या ना हो, क्लिस्टोगैमस में पॉलिनेशन भैया होके रहेगा और सीड्स भी 100% बनेगा। कैटनोगैमी के बारे में बात करें तो ये जेनेटिकली तो बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट्स के जैसा, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक फ्लावर अपना यहाँ पे है और एक दूसरा यहाँ पे, तो इसका जो गैमेट यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से उड़ के इधर आ गया, लेकिन फ्लावर तो भाई एक ही पेड़ का है ना, तो इसीलिए जेनेटिकली ये सेम होता है। तो जेनेटिकली सेम है, लेकिन फंक्शनली अगर देखा जाए कि जिस तरह का प्रोसेस शो कर रहा है तो इससे लगता है ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन लगता है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है। गेटनोगैमी के बारे में, जीनोगैमी हो गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, वो भी दूसरे प्लांट के अंदर हमें लेके जाना है, वो जीनोगैमी है। अब इसके लिए एजेंट्स भी होने चाहिए, या तो हवा लेके जाएगी या तो कोई बर्ड्स या फिर कोई बीज वगैरह लेके जाएंगे, तो ठीक है। अगर मान लो बायोटिक फैक्टर्स है तो यानी लिविंग एनिमल्स होंगे, एबायोटिक यानी विंड और वाटर होता है। मेजॉरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेजॉरिटी में जो पॉलिनेशन होता है प्लांट्स का वो ज़्यादातर लिविंग यानी बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है। और आगे लिखा है कि इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे एक बात लिखी है कि मान लो अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इस केस में लॉस भी ज़्यादा होगा, हाँ, क्योंकि पॉलन ग्रेन जैसे बी वगैरह के साथ चिपक गई, लेकिन क्या पता वो फ्लावर पे नहीं जाए, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, लॉस को। और फ्लावर्स जो हैं इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पोलन एंड्स कंपेयर टू द नंबर ऑफ द, हाँ, ओव्यूल्स बहुत कम होते हैं कंपेरिजन में, और उसके कंपेरिजन में पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन अमेंग्स द एबायोटिक फैक्टर्स में भी देखा जाए तो विंड वाला जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इसके लिए खासियत क्या है कि इसका कैसा पॉलन ग्रेन होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए, ठीक है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए भाई। और क्या लिखा है कि ट्रांसपोर्टेड इन ए विंड करंट, ठीक है। और सामने वाले एक्सेप्टर कैसे होने चाहिए उनके बारे में लिखा है, यानी फीमेल के पार्ट के बारे में, तो वो कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होना चाहिए, ठीक है। पॉलिन्स आर इजीली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट्स, और हवा में इजीली डिस्पर्स भी हो जाना चाहिए, ठीक है। और कह रहे हैं कि लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा, जो फेदरी मतलब थोड़े थोड़े हेयर्स होंगे वो अपने तरफ खींचेंगे और ट्रैप कर लेंगे पॉलन ग्रेन को, तो ऐसा भी होना चाहिए। आप विंड पॉलिनेशन फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, ये भी एक लाइन है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन ए इन्फ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, फ्लावर बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होने चाहिए, और ये इन्फ्लोरेसेंस होनी चाहिए, तभी विंड पॉलिनेशन का सबसे बढ़िया सिम्टम है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आपके टेसल्स का, कॉप टेस्कॉर्न कॉप टेसल्स, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये स्टाइल और स्टिग्मा की डायग्राम है। ये वाला हिस्सा जो हेयर जैसा दिख रहा है ये अपना स्टिग्मा है, जिसमें बहुत सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो पॉलन ग्रेन को, उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि ये अपना पॉलिनेशन करवा सकें। और लिखा है घास में, ग्रासेस में ज़्यादातर कॉमन जो है विंड पॉलिनेशन होता है। कुछ वाटर से भी पॉलिनेशन है, तकरीबन मोनोकोटिलिडेंस की देखा जाए तो 30 जनरा इसी से वाटर से पॉलिनेट होती हैं, ठीक है। और लोअर वर्टी जैसे प्लांट आपने पहले पढ़ा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनका तो डिस्ट्रीब्यूशन भी दूर तक नहीं है, किनारे ही होता है कहीं नदी वदी के, तो इसीलिए वाटर ही इनका एक सोर्स है फर्टिलाइजेशन करवाने का। वेलिसिनेरिया हाइड्रेला, ये फ्रेश वाटर से जो है पॉलिनेट होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ऐसे याद रखो, हाइड्रेला वाली फ्रेश एयर, कुछ ऐसे याद रख लो, तो यानी फ्रेश वाटर से ये होते हैं पॉलिनेट। और सी ग्रासेस जो मैराइन वाटर में है जैसे जोस्ट्रा, ये भी एक याद रखना, मैराइन का एग्जांपल है जोस्ट्रा, और वेलिसिनेरिया हाइड्रेला किसका है, फ्रेश वाटर का, ठीक है। इन मेजॉरिटी ज़्यादातर देखा जाए एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो होते प्लांट पानी में है, लेकिन पॉलिनेशन उनका होता है विंड के थ्रू, तो इसीलिए कह रहे हैं वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली जो खासकर उनके जो प्लांट्स हैं बिल्कुल ऊपर हैं, पानी के ऊपर लेवल पे हैं, इसीलिए इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के थ्रू होता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। वेलिसिनेरिया का बात करें तो वेलिसिनेरिया का जो फीमेल पार्ट है वो सबसे टॉप पे आ जाता है, ऊपर सरफेस पे, लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर्स जो है, फिर मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे पॉलन ग्रेन्स, वो पानी में जो है फ्लोट करते हुए पैसिवली फिर इसके पास जाते हैं और उसको पॉलिनेट करते हैं, किसको, वेलिसिनेरिया में। अगला बात कर रहा है यहाँ पे वही बात लिखी है, फिर अगले वाले में बात कर रहे हैं वो कि हाँ ठीक है,
सी ग्रासेस जैसे कि कुछ हैं जो पानी के अंदर ही होती हैं, उनके जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं। अब सोचो पानी के अंदर अगर पॉलन ग्रेन है तो वो गीली हो सकती है, तो उसको गीला होने से बचाना है तो एक सीट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है म्यूसिलिजीनियस कवरिंग। तो ये प्रोटेक्ट करती है उसको गीला होने से, और फिर जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तो उसको फर्टिलाइज करता है। और खासियत देखो उसकी कैसी बनावट होगी, लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक एंड आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। पॉलन ग्रेन के बारे में है, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और रिबन लाइक होते हैं, और म्यूसिलिजीनियस की सीट होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है इसमें, हाँ इसी के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स के बारे में बात करें, यूज़ करते हैं रेंज ऑफ एनिमल्स पॉलिनेट करने के लिए। इसमें बी आता है और बटरफ्लाई और फ्लाइज आती हैं, और बीटल्स, वास्प, एंट, वुमथ और बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स में सन बर्ड्स एंड हम्बरिंग बर्ड मेंशन किया है, तो ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, बैट्स भी कहीं कहीं पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो आता है अपना, सबसे ज़्यादा कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट जो है बीज होती हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से मेंशन करनी है। ठीक है ना, और कह रहे हैं कि बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं, ल्यूमर्स वगैरह, और अर्बोरियल जो ट्री डेवलिंग एंड रोडेंट्स और इवन ये रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं जो फर्टिलाइज करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, अगला हम बात करें अब क्या मतलब कैसे फ्लावर वगैरह होने चाहिए। तो इसमें लिखा है कि जो फ्लावर होते हैं, अगर मान लो बड़ा फ्लावर है तो कलरफुल, फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर होना चाहिए। अगर मान लो फ्लावर छोटे हैं तो कह रहे हैं फ्लावर बहुत गुच्छे में होने चाहिए, क्लस्टर्ड में होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, तभी वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और उसके बदले में खासकर वो अपने बदले में फ्रेगरेंस या नेक्टर्स को देते हैं। ठीक है, फ्लाइज एंड बीटल्स जो है सीक्रेट करते हैं फॉल अडर्स एंड अट्रैक्ट दीज, इसी की वजह से वो अपनी तरफ खींच सकते हैं उनको। ठीक है, ज़्यादातर जो फ्लावर हैं वो नेक्टर और पॉलन ग्रेन जो है रिवार्ड के तौर पे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो हैं, ज़्यादातर में से कुछ सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं एग ले करने के लिए। किसको, जो भी स्पीसीज़ हैं उनके जो फर्टिलाइज कर रहे हैं उनको, जो पॉलिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टालिस्ट फ्लावर का नाम आता है जो एग ले के लिए प्रोवाइड करता है स्पेस, अमरफोफेलस, वो तकरीबन 6 फीट का फ्लावर होता है। ठीक है, और योका प्लांट और मॉथ के साथ भी ये रिलेशन बहुत तगड़ा है, जिसमें योका जो है प्रोवाइड करता है स्पेस मॉथ के लिए ताकि वो अपने एग ले कर सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहानी दोनों लिखी है दोनों की। कहते हैं कि अगर दोनों में से एक दूसरे की तरफ इंटरेक्शन ना हो तो दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दोनों ही मर जाएंगे। और कहाँ पे एग ले करता है ये भी याद रखना, एग ले करता है एग इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवेरी ऑफ फ्लावर इन टर्न्स टू गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट। जब सीड बनने लगता है तो वो लार्वा बाहर आ जाता है एग से और डेवलप होके बाहर उड़ने लगता है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है कि भाई अपना वाला पॉलन ग्रेन को आने नहीं देना है और दूसरे वाले पॉलन ग्रेन को प्रमोट करना है, यानी खुद के जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के, उसको हमने आने से रोकना है और दूसरों को प्रमोट करना है। इसी को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें एक पहला फंडा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि भैया टाइम पीरियड इनका जो है मैच्योरेशन का अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो एंथर जो है पहले मैच्योर हो गया, फिर उसके बाद स्टिग्मा मैच्योर हुआ, जिसकी वजह से रिसेप्टिविटी का टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इनका एक पहला मेथड है कि जिसके थ्रू ये कह रहे हैं कि रोक सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। भाई ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये वाला मेथड क्या कह रहा है कि भाई अगर जेनेटिकली वो अपना है तो उसको क्या करते हैं, केमिकल इंट्रैक्शन होता है, उनसे पहचान लिया जाता है, फिर उसको पॉलन ट्यूब बनाने से रोक दिया जाता है कि भाई तुम अपने हो, पॉलन ट्यूब नहीं बना सकते, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट जो तीसरा मेथड है कि फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल हो तो बहुत बढ़िया। अगर सोचो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फ्लावर अलग ग्रो करेगा, फीमेल प्लांट अलग ग्रो करेगा, जिसकी वजह से इनको 100% पॉलिनेशन कौन सा करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक ये हो गया। चौथा कि भाई इनका पोजीशन डिफरेंट हो, एंथर कहीं अलग किसी और हाइट पे ग्रो कर रहा है और स्टिग्मा किसी और हाइट पे ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इनको ये प्रमोट करने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कौन सी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। तो एनसीईआरटी में एक बार जल्दी से कर लेते हैं मार्क। तो इन सम स्पीसीज रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, वही जो पहली बात बताई कि मैच्योर होने का टाइम पीरियड डिफरेंट। दूसरा अगला जो है इसमें दिया हुआ है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया है, ये भी लाइन ध्यान रखना है। और ये लिखा है डिफरेंट पोजीशंस पे, इसकी वजह से। और लास्ट वाला है मोनोसियस वाला जो कंसेप्ट कि फ्लावर जो है भैया अलग अलग ग्रो करे, डायोसियस कंडीशन हो, मोनोसियस वाली कंडीशन ना हो, यानी फीमेल अलग ग्रो करे, मेल अलग ग्रो करे। यहाँ पे एक लाइन और उठा ली जाती है मेज और कास्टर को देखते हुए। कह रहे हैं इनका जो फ्लावर है वो मेल वाला और फीमेल वाला एक ही प्लांट पे ग्रो करता है,
जिसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही हैं, क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है लेकिन गिटनोगैमी जेनेटिकली ये एक तरह से सेम होते हैं, यानी गैटनोगैमी इस प्रोसेस को बोला जाता है, जिसमें जेनेटिकली ये फ्लावर अपने फ्लावर से मैच करता है, तो इसका पॉलन ट्यूब इसके ऊपर गिरेगा तो जो बनेगा वो भी जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का, इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। यानी बातचीत कैसे करते हैं, पॉलन ट्यूब कैसे उसके ऊपर ग्रो करने लगती है अचानक से आके, वो किस तरह से डेवलप होती है, उसके बारे में बताया गया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। भाई इसके बारे में सिंपल सी बात है कि ये केमिकल की फॉर्म में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। डायग्राम को आपने देख लेना है एनसीईआरटी से बहुत बढ़िया से। ये भी डायग्राम जो है पॉलन ट्यूब की दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पॉलन ट्यूब का ही डायग्राम है। यहाँ पे देखो कैसे सिनर्जी सेल्स के थ्रू होते हुए मेल गैमेट्स अंदर जा रहे हैं, फिर उसके बाद फ्यूजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताया है कि ये सब इनके जो है केमिकल इंटरेक्शन से बात होती है एक दूसरे से। अगर वो अपना हुआ जेनेटिकली तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर मतलब अपना हुआ इसका मतलब ये समझो अपना ऊपर आया स्पीसीज बेस पे। जैसे मान लो ये मैंगो का है पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ग्रेन, और ये जो स्पीसीज़ का स्टिग्मा है ये मान लेते हैं गुलाब का है, गुलाब का, ठीक है, रोज़ का, ठीक है, रोज़ का है। तो अगर इसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिरता है रोज़ का, तब ये इसको ग्रो करने देगा। मैंगो वाला गिरने पे उसको ग्रो नहीं करने देता, क्योंकि स्पीसीज़ डिफरेंट नहीं है। तो स्पीसीज़ अगर डिफरेंट हो गई ना तो फिर उसको ग्रो नहीं होने देगा, ठीक है। ये वाले एक केमिकल इंटरेक्शन से बात होती है इनके बीच में। यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिखी है कि आप इसको पॉलन ट्यूब को ग्रो होते हुए देख सकते हो कैसे। एक ड्रॉप आप सोल्यूशन ले लो, 10% उसमें होना चाहिए शुगर कंटेंट, जिसकी वजह से आप 10 से 15 से 30 मिनट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि भैया पॉलन ट्यूब बन रहा है। और इस पैराग्राफ से ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमने खुद करवाना है। तो इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे किया जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कंडीशंस क्या हैं कि मान लो एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है। तो हम क्या करेंगे, एंथर वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है इसको रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे, और सिर्फ स्टिग्मा रहने देंगे। और ये उसी टाइम कर लिया जाता है जैसे फ्लावर जैसे बना उसी टाइम उसको कट कर लेते हैं। ये नहीं मैच्योरिटी तक का टाइम मतलब इंतजार करें फिर करेंगे, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद इसको कवर कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है बटर पेपर से। तो बटर पेपर से कवर कर दिया जाएगा, ठीक है, किसको, स्टिग्मा को, स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है बटर पेपर से। तो जब हमने एंथर को कट करके रिमूव किया, उस प्रोसेस को बोला गया इमैस्कुलेशन। और हमने जब उसको कवर कर दिया किसको, स्टिग्मा को, ताकि वो किसी और से पॉलिनेट ना हो जाए। हम इंतजार कर रहे हैं कि हम करेंगे तब तक किसी और से हो गया, तो उस चीज़ को बोला गया बैगिंग। और किससे किया जाता है, बटर पेपर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक बात बताई गई है एनसीईआरटी में यहाँ पे ही कि इमैस्कुलेशन हम उसी में करते हैं जो फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि वो पहले से भैया एक ही सेक्स रखता है अपने पास, एक ही मेल या तो फीमेल, फिर उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको जो इस पैराग्राफ में लिखी है जो इम्पोर्टेंट है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। इसके बारे में सुनते हैं क्या है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक खास फीचर है किसका, पहले तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ठीक है ना, जिनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर का ये खास फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। जब आपने सुना होगा कि पॉलन ट्यूब जो है अपने मेल गैमीट, दो मेल गैमीट को लेके जाती है और सिनर्जिड्स के सेल के थ्रू अंदर डालती है, किसी में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो एक जाके फ्यूज़ होता है एग के साथ, एक एग के साथ फ्यूज़ होगा, और एक जाके सेंट्रल न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ होता है। तो 2 बारी फ्यूज़न हुआ, इसीलिए इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे वही बात लिखी है, साइटोप्लाज्मा में किसके, सिनर्जिड सेल के थ्रू पास होता है और वहाँ पे पहुँचता है। एक मेल गैमीट जो है मूव करता है टुवर्ड्स द एग एंड एग की तरफ और फ्यूज़ करेगा, और एक सेंटर न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। और एग के साथ जब फ्यूजन होती है तो उसको बोलते हैं सिनगैमी, यानी फर्टिलाइजेशन वर्ड भी बोल सकते हो। तो उसको जो आगे वो एक स्ट्रक्चर बनेगा डिप्लॉइड, उसका नाम है जाइगोट, ठीक है भाई, जाइगोट बन गया। अब जो सेंट्रल की तरफ गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई जहाँ पे थे, उसके साथ जब फ्यूजन हुआ एक गैमीट का, मेल गैमीट का, तो वो ट्रिप्लॉइड हो गया, क्योंकि उसकी पहले जो प्लॉइडी लेवल थी वो 2 थी, अब एक और आ गया तो ट्रिप्लॉइड हो गया, जिसकी वजह से उसका नाम एक नया दिया गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगर डिवाइड करेगा तो सारे के सारे सेल्स ट्रिप्लॉइड ही बनेंगे उसके साथ, ठीक है। तो ये वाली बात बन गई, और इसी का शॉर्ट फॉर्म में PEN नाम दिया जाएगा। अगर इसको आपको NCERT में से पूछ दिया जाता है नीट में, तो ये आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है ना। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, वही बोल रहा था कि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, इसी का नाम ट्रिपल फ्यूजन हुआ। 2 बारी ये हुआ सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल फर्टिलाइजेशन। और ये इवेंट एक यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है।
नेक्स्ट, सेंट्रल सेल जो है ट्रिपल फ्यूजन के बाद बिकम्स प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है और वो फिर डेवलप होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, इंडोस्पर्म। यानी कि भाई साहब PEC जब उसको बोला गया जब वो फ्यूज़न हुआ था और जब वो आगे अपने आप को डेवलप करेगा तब हम उसको इंडोस्पर्म बोलेंगे। तो ये इंडोस्पर्म जो है जाइगोट को क्या प्रोवाइड करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है। यहाँ लिखा है जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, फिर वो जाइगोट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। देखो स्टेजेस, जाइगोट की जो पहली स्टेजेस हैं इनको प्रो एम्ब्रियो बोला जाता है, फिर एक ग्लोबुलर शेप, फिर हार्ट शेप, ये इनके साथ जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है सस्पेंसर, यहाँ पे प्ल्यूमल, ये मैच्योर एक पूरा स्ट्रक्चर आ गया कॉटिलिडन्स का, इसमें 2 कॉटिलिडन आ गए, रेडिकल आ गए और ये मैच्योर स्ट्रक्चर है किसका, एम्ब्रियो का, ठीक है ना। अगला आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और यानी फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट जो बाद में होंगे तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें सीड कहाँ से बनता है, सीड बनता है ओव्यूल से और ओवेरी से बनता है फ्रूट। याद करने का तरीका, कोई बहुत तेज़ दौड़ता है क्या कहते हैं, वेरी फास्ट, तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं ओवेरी से बनता है फ्रूट। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म अभी मैंने बताया था कि वो एक दरअसल क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा यानी वो उसको फूड प्रोवाइड करेगा। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यहाँ पे वही बात लिखी है। अगला इस लाइन में एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म है वो लगातार कंटिन्यूसली न्यूक्लियर डिवीजन करता है। जल्दी जल्दी डिवीजन करेगा तो उसके सराउंडिंग में सेल वॉल नहीं बनता, यानी परफेक्टली उसके अराउंड सेल वॉल नहीं बनेगा, तो बड़े सारे न्यूक्लियस भरते जाएंगे जिसकी वजह से वाटर बन जाएगा। तो जो आप नारियल पानी पीते हो ना, वो और कुछ नहीं क्या है, फ्री सेल न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है। यानी कि इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। दरअसल ये इसलिए हुए क्योंकि फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म सेल डिवीजन इसके अंदर हो रही थी, ठीक है ना। और जब इन्हीं सेल का ये जो न्यूक्लियस है अगर इनका हम सेलुलर यानी इनके सराउंडिंग में सेल वॉल का फॉर्मेशन कर दें तो इसको बोलते हैं सेलुलराइजेशन, ठीक है। और कोकोनट मिल्क जो आप पीते हो वो कुछ नहीं क्या है, फ्री न्यूक्लियाई है, यही यहाँ पे बताया है। और एक कह रहे हैं जो वाइट कर्नल खाते हो आप कोकोनट का, वो दरअसल जब उसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है यानी कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक बन जाएगा सेल वॉल, तो वो बन जाएगा वाइट कर्नल, ठीक है। अगला यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि जो इंडोस्पर्म कुछ होते हैं जो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं उनको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और जो कंज्यूम नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो कंप्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं उनका एग्जांपल है बी, और यहाँ पे बीन्स, ग्राउंडनट और पी। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रिक है पबजी, ठीक है, पबजी यानी कि इसमें आ गया पी, बीन्स और ग्राउंडनट। और जो अपना यूज नहीं कर पाते पूरा इंडोस्पर्म यानी उनके अंदर परसिस्टेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो आ जाते हैं कास्टर और कोकोनट एग्जाम्पल में। और इनका एग्जाम्पल याद करने का मतलब ये है, ट्रिक आगे हमने बताया है, इसमें एक ट्रिक आ जाती है क्योंकि वीट वगैरह भी आता है तो वो हम आगे देख लेंगे। तो हम आगे इसको ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो में जैसा दिया है, जैसे जो लाइन मार्क कराऊंगा वो आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है एम्ब्रियो। यार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करेगा, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने एक बात सुनी होगी और अभी स्टार्टिंग में जब पढ़ा कि जो अपना एम्ब्रियो सा एग था उसमें पोलन ट्यूब इंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, वहीं पे एक छोटा सा एग था और उसी के साथ फ्यूज होता है एक गैमीट जिसकी वजह से बनता है जाइगोट। तो यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बना, जाइगोट, और वो जाइगोट धीरे धीरे कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंट स्टार्ट कर जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, तो एक दूसरा जो गैमीट था वो जाके सेंटर पे फ्यूज होता है जिसकी वजह से ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। तो ट्रिपल फ्यूजन जो है अब क्या करेगा, अपने इंडोस्पर्म को डेवलप करना, बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे यही बात लिखी है कि मोस्ट ऑफ द केस में जाइगोट तभी डिवाइड करना स्टार्ट करता है जब वहाँ पे इंडोस्पर्म का थोड़ा बहुत अमाउंट बन जाए। ये अश्योर्ड डेवलपमेंट की एक गारंटी देता है, यानी 100% गारंटी दे दिया कि भैया आपका जो एम्ब्रियो बन रहा है वो भूखों नहीं मरेगा, उसको ये डेवलप करवाएगा। और किसको डेवलप करवाएगा, इंडोस्पर्म को डेवलप कराएगा, जिससे उसको नरिशमेंट मिलेगी। तो कुछ स्टेजेस आती हैं, जो अलग अलग स्टेज आती हैं, वो चाहे मोनोकॉटिलिडन हो चाहे डाइकॉटिलिडन, उन दोनों के केस में एम्ब्रियो जर्नी जो है एक जैसा ही शेप बनाती हैं, डिज़ाइन देती हैं। बाद में हमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कॉटिलिडन बनने के बाद। तो जैसे पहला जो है स्टेज आता है, इसमें ग्लोबुलर शेप आता है, फिर हार्ट शेप आता है। उससे भी पहला कह रहे हैं नंबर 1 पे जो आता है वो प्रो एम्ब्रियो स्टेज। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये जो स्टेजेस थी पहले वाली, ये क्या था, प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर शेप, फिर हार्ट शेप, फिर बन गया अपना मैच्योर। 2 कॉटिलिडन दिख गया तो बोल दिया डाइकॉटिलिडन, अगर एक सिंगल है तो मोनोकॉटिलिडन।
अगर एक डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो के बारे में देखा जाए इस डायग्राम के थ्रू ज़्यादा मजा आएगा समझ के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अपना प्ल्यूमल वाला हिस्सा है और ये दो कॉटिलिडेंस आ गए इसके, एक ये सी दे दो नाम इसका, एक सी दे दो, कॉटिलिडेंस आ गए। यहाँ के इस वाले हिस्से को अगर मान लिया जाए, इसके ऊपर जो है प्ल्यूमल है, नीचे एक हाइपोकोटाइल वाला हिस्सा है, ठीक है। प्ल्यूमल से याद रखना क्या बनता है, स्टेम बनता है, और हाइपोकोटाइल यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है उससे क्या बनते हैं, रेडिकल्स या रूट्स बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक मैंने एक वर्ड बोलना था कि ये वाला आ गया अपना हाइपोकोटाइल, इसके ऊपर वाला आ गया प्ल्यूमल, नीचे एक रेडिकल, रेडिकल से बनेगा रूट, प्ल्यूमल से बनेगा स्टेम, ठीक है। ये वाली बात लिखी है। अब नीचे इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में ध्यान से तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एक लाइन लिखी है, अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन के ऊपर जो एक हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो है ख़त्म जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं प्ल्यूमल, और प्ल्यूमल से बनता है स्टेम की टिप, ठीक है। सिलेंड्रिकल एक्सिस है और बिलो द कॉटिलिडेंस इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। यहाँ से एक नीचे एक टर्मिनल हिस्सा निकलता है जिसका नाम है रेडिकल, और रेडिकल के ऊपर ही, रेडिकल या रूट टिप बोल सकते हो, उसके ऊपर एक कैप लगी होती है, रूट कैप जिसका नाम है। अच्छा, अब बात करते हैं मोनोकॉटिलिडन में। मोनोकॉटिलिडन का मतलब है कि एक कॉटिलिडन होगा, उस एक कॉटिलिडन को बोलते हैं स्क्यूटिलम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन, स्क्यूटिलम किसको बोला जाता है, एक सिंगल कॉटिलिडन को। ये ग्रास के अंदर, ग्रास फैमिली वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एट द लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, नीचे कह रहे हैं हैज़ रेडिकल एंड रूट कैप होता है जो इनक्लोज करता है अनडिफरेंशिएटेड सीट, इंपॉर्टेंट लाइन, अनडिफरेंशिएटेड सीट्स को कवर करता है जिसका नाम है कोलेराइज। अनडिफरेंशिएटेड सीट का मतलब हो गया इनका काम अभी डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि ये क्या हैं, इनको अभी ये नहीं बताया गया कि आप जो है क्या बनोगे, जाइलम फ्लोएम, ये सब नहीं बताया गया। डिफरेंशिएट का मतलब हो गया कि अब उनको बता दिया गया कि अब आपसे कंडक्टिंग होनी है, आप कंडक्टिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं होता। उस अनडिफरेंशिएटेड सीट को क्या बोला जाता है, कोलेराइजा बोला जाता है। अगर और नीचे बात करें, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटिलम, स्क्यूटिलम के ऊपर जो अटैचमेंट वाला हिस्सा है उसी का नाम क्या है, एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल के पास कह रहे हैं सूट अपेक्स वाला स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे कुछ लीफ प्रिमोडिया होती हैं जो कंपर करती हैं हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर को। एक जैसे ये स्ट्रक्चर आ गया, हॉलो फोलियर स्टेज आ गई, ठीक है, ये वाली बना दी मैंने इस तरह से, और इसको छोटी छोटी लीफ प्रिमोडिया वाली स्ट्रक्चर जो है कवर करती है इस तरह से, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, कोलेप्टाइल बोला जाता है। अच्छा, सीड हमने पढ़ा था ना, दो तरीके के होते हैं, यानी एल्बुमिनियस और नॉन एल्बुमिनियस सीड होते हैं। एल्बुमिनियस वो होते हैं जिनके पास रिजर्व एम्ब्रियो के अंदर जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म है, अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे एल्बुमिनियस, और जब नहीं है तो नॉन एल्बुमिनियस, ठीक है ना। तो इसके बेस पे इन्होंने डिवाइड किया है। तो नॉन एल्बुमिनियस या एक्स एल्बुमिनियस जिनके पास पहले था लेकिन अब नहीं है, वो कैटेगरी, और एक एल्बुमिनियस वाली कैटेगरी। तो जो एग्जांपल है यहाँ पे, जिनके पास नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म यानी कंप्लीटली जो बड़े होते टाइम ख़त्म कर दिया, यूज़ कर लिया, उनके एग्जांपल आते हैं पी ग्राउंडनट, और इसमें एक और आता है बीन, ठीक है, हमने जो पीछे लिखा था। तो यहाँ पे याद करने का एक सिंपल सा हमने शॉर्ट में ट्रिक भी बनाया है, पबजी, ठीक है, ऐसे लिख रहा है पबजी। तो पबजी जो खेलेगा उसका कुछ नहीं हो सकता है ना, यानी कि पबजी कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा ज़िंदगी में। नो वाला ऑप्शन आ जाएगा कि नो एंडोस्पर्म, तो वो आ जाएगा एग्जांपल पबजी, यानी पी ग्राउंडनट और बीन्स, ठीक है ना। ये तीन एग्जांपल ऐसे याद रखना है। अब जो एंडोस्पर्मिक हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होगा एल्बुमिनियस यानी स्ट्रक्चर है, यानी नॉट कम्प्लीटली यूज्ड, तो उसमें याद आता है वीट, मेज, बार्ले और कास्टर। एग्जाम्पल में कैसे याद रख सकते हो, BMW क्या होती है, कॉस्टली, बहुत महंगी गाड़ी है भाई, तो BMW कॉस्टली है, ये वाली ऐसे याद रख सकते हो। और लिखा है ब्लैक पेपर, बीट, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। जब ये बनाते हैं अपना सीड तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एक आउटर कवरिंग थी एम्ब्रियो की, तो वो भी एंडोस्पर्म की, तो वो भी चीज़ अगर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तो उस सीड को बोला जाता है पेरिस्पर्मिक सीड। इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा एग्जाम्पल है, ब्लैक पेपर और बीट। अगला बात करें तो डॉर्मेंसी क्या होता है। देखो, जिंदा रहने के लिए 100% आप ड्राई नहीं कह सकते, प्लांट के जो सीड्स होते हैं ड्राई होते हैं, उनके अंदर 10 से 15% 100% मॉइस्चर होना ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो मर जाएंगे। और वो उनके पास जो पोर होता है ना, उसी के साथ वो ऑक्सीजन की फैसिलिटी वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब तक वो जिंदा रहने की एबिलिटी रखता है सीड, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। और ये डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि भैया आसपास का मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। तो ये इनके जर्मिनेट होने के लिए बहुत सुइटेबल कंडीशंस को बारे में बताया गया है।
अच्छा, और एक बात बताया, जो सीड की ऊपर कवरिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है आपको पता चल गया, वाल की जो है ऊपर ऊपर ओवेरी की जो वाल होती है, फ्रूट के ऊपर वाल होता है, उसी को पेरिकार्प बोला जाता है। अगला बात करते हैं फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में क्या डिफरेंस है। फॉल्स फ्रूट का यार मान लो मतलब कि ओवेरी से जो है, अगर एग्जैक्ट ओवेरी है प्योर फॉर्म में, तो अगर उससे जो फ्रूट बना वो ट्रू फ्रूट है, ओवेरी से, सिर्फ ओवेरी। लेकिन ओवेरी के साथ साथ उसमें एक और चीज़ आ गई, जैसे थैलेमस आ गया। थैलेमस क्या होता है, जहाँ पे पूरा का पूरा फूल का, फ्लावर का पूरा हिस्सा बैठा होता है, जैसे उसका बेस, जैसे मान लो ये एंथर और बीच में एक स्टेमन, सबका सब ग्रो करने वाला हिस्सा थैलेमस। अगर थैलेमस भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसका बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की एग्जांपल भाई साहब ध्यान रखनी है, इसमें एग्जांपल आता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू। ठीक है, कैसे आप ध्यान रख सकते हो, जिस फ्रूट में आपने देखा होगा जो हिस्सा है, जैसे ये एप्पल की एक डायग्राम दी है एनसीईआरटी में, ये वाला हिस्सा देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा जो है कभी आप बाहर नहीं खींच सकते, जिसमें ये पूरा परफेक्टली, ये डंडी, ये जो छोटी सी स्टिक है, ये बाहर नहीं तोड़ पा रहे हो, तो समझ जाओ वो चीज़ क्या है, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। थैलेमस आप जो खाते हैं वो आपका हिस्सा समझ आया कहाँ से आया, यानी फ्लावर का बेस है। सीड ये जो बीच में बने हुए हैं, ये डायग्राम में मीज़ोकार्प दिया हुआ है, एंडोकार्प। डायग्राम की लेबरिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखो एंडोस्पर्म सब जगह देख लो कहाँ कहाँ पे है, एंडोस्पर्म ये डॉट वाला, तो ऐसे इसका मैंने एक एग्जांपल का याद करने का तरीका बताया डायग्राम में, कि जो जो रफ स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला रफ स्ट्रक्चर जो अपना दिख रहा है वो क्या है, एंडोस्पर्म। यहाँ पे भी देखो रफ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या है, एंडोस्पर्म। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। देखो, और स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस का ये हिस्सा दिखाया हुआ है बीच का, इसमें भी ये स्टिक बाहर नहीं खींच पाते परफेक्टली, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो। ट्रू फ्रूट उनको बोला जाता है जो बगैर थैलेमस के, यानी प्योरली ओवरी से बना होता है, और जो बगैर फर्टिलाइजेशन के बन जाए फ्रूट, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल है बनाना। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक इंड्यूस और एक तरीके से किया जा सकता है, जैसे मान लो उसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह डाल दिए जाए, ठीक है, तो हम इंड्यूस करा सकते हैं, लेकिन ये नेचर में ही हो जाते हैं। ठीक है, अगला लिखा है सीड्स ऑफर करता है सेवरल एडवांटेज टू द, हाँ बिल्कुल, एडवांटेज क्या है कि भाई कई टाइम तक, जैसे मान लो उसको वाटर वगैरह की सप्लाई परफेक्ट नहीं है, तो वो बाद में ग्रो करेगा, ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं तो करेगा, अपना ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा, ये सब चीज़ें। यहाँ पे अगले पैराग्राफ में अगला लिखा है कि एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी मैच्योर सीड्स का ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड्स which can be used as a food throughout the year, also to raise the crop to next season। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पानी है उसके अंदर, ये उसका डिसाइड करता है सीड का डॉर्मेंसी। हमने पहले भी बात किया था, डॉर्मेंसी डिसाइडेड बाय डिहाइड्रेशन, या कितना उसके पास वाटर की लेवल है, 10 से 15 तो होना ही चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, अगला लिखा है कि कुछ स्पीसीज़ जो है, यहाँ पे मैंने जो मार्क किया है उस लाइन पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, कुछ स्पीसीज़ जो है सीड की लूज़ कर जाती हैं वेबिलिटी मंथ के अंदर, एक ही मंथ के अंदर ख़राब हो जाएंगे, कुछ तो रहेंगे सालों तक। जैसे आपको एग्जांपल में यहाँ दिया है ल्यूपाइन ल्यूपिनस, आर्किटिक से मिले हैं, और इनकी जो वाइबिलिटी या डॉर्मेंसी टाइम पीरियड है वो तकरीबन 10,000 साल की है। कैसे याद रखो, लॉन्ग, लॉन्ग से याद रखो एल वर्ड, ल्यूपाइन ल्यूपिनस, लॉन्ग, लॉन्ग से याद रहेगा एल एल, तो उसमें याद रहा 10,000 साल का रिकॉर्ड है इनका डॉर्मेंसी का। और एक याद रखो कि 2000 साल पहले, 2000 ईयर ऑफ ए ओल्ड वाइबल सीड्स इज़ डेट पाम। 2000 साल का एक मिला है पुराना सा सीड, किसका, डेट पाम का, फेनिक्स डेक्टेलीफेरा से, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है। किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, इस जगह का नाम है जहाँ से ये मिला है। ठीक है, याद रखना है आपने। ऑर्चिड फ्रूट जो है कई सारे, बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है एक साथ। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये लिखी है, कह रहे हैं कि इसी तरह का जो थाउजेंड्स ऑफ द सीड्स उसके अंदर होते हैं। सिमिलर इज़ द केस इन ए फ्रूट इन सम पैरासिटिक स्पीसीज़। अब पैरासाइट जो आते हैं, प्लांट भी होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, और उसमें जो फ्रूट प्रोड्यूस करने वाले होते हैं उसमें एग्जांपल आता है ऑर्बेंकिया एंड स्ट्रिका, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल। एपोमिक्सिस क्या होता है, जो बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड का प्रोडक्शन करें उनको बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिखाया कि कुछ स्पीसीज़ हैं एस्टेरिसिया और ग्रासेस की, जो ये स्पेशल मैकेनिज्म परफॉर्म करती हैं, बगैर फर्टिलाइजेशन के ही सीड का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब हो गया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने मिमिक किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये मतलब होता है। और कुछ स्पीसीज़ के बारे में और बात करते हैं। इन सम स्पीसीज़ द डिप्लॉयड एग सेल इज़ फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन। डिप्लॉयड एग तो बन गया रिडक्शन डिवीजन के बगैर, तो इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो और ये एग्जांपल था एपोमिक्सिस का, ये लाइनें डेफिनेशन उसकी थी। कुछ और बताते हैं, जैसे सिट्रस और मैंगो के जो सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, वेराइटीज़ हैं,
ये डेवलप होते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन से, कि वेराइटीज ऑफ द सम न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे और कंटेन करते हैं बहुत सारे एम्ब्रियो। इस तरह के कंडीशंस को हम बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। तो पॉली एम्ब्रियोनी में याद रहेगा एग्जांपल मैंगो और सिट्रस, ठीक है, जो गुच्छे में ज़्यादातर लगते हैं, ऐसा समझ लो, जैसे अंगूर बड़े सारे, सिट्रस उस तरह की चीज़ें, और मैंगो भी गुच्छे में। कल्टीवेशन के लिए कह रहे हैं कि बहुत खर्चा होता है, प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब आप नए सीड्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है ना, हाइब्रिड। अब इस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब एपोमेक्टिक सीड को डेवलप कर लिया जाए। तो एपोमेक्टिक का क्या है, नए सीड तो खरीदे नहीं जाएंगे, उसी को बार बार आप यूज़ कर सकते हैं और आपका खर्चा बच जाएगा। तो यहाँ पे वही बात बताई गई कि एपोमेक्टिक सीड बना दिया गया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है किसानों का। और यहाँ पे कुछ मैंने मार्क किया समरी से, फ्लावर आर द सीट ऑफ ए सीट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में। कहेंगे सीट क्या है बताओ, तो फ्लावर है। फ्लावर के पास 4 लेयर्स होते हैं और एपिडर्मिस, ये करेक्ट सीक्वेंस भी है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। ये लाइन याद करनी है, मार्क कर लेनी है। अगला यहाँ लिखा है ए सेल ऑफ ए आर्कीस्पोरियम द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्योटिकली एंड द मेगास्पोर फॉर्म्स द एम्ब्रियो सैक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट वाला। अगला लिखा है द एग एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ द 2 सेनेर्जिड्स और 1 एग सेल इसके पास प्रेजेंट होता है। एग एपरेटस किससे बना होता है, 2 सेनेर्जिड और 1 एग सेल से। अगली लाइन और है जो इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, नेमली द सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन। अगला लिखा है द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज फ्यूजन्स आर डिप्लॉयड जाइगोट। डाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ट्रिप्लॉयड क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। ये लाइन अभी पूछी गई 2023 में कि भैया इसमें ट्रिप्लॉयड कौन सी कंडीशन है, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ट्रिप्लॉयड होता है, जाइगोट जो है डिप्लॉयड होता है। आगे लिखा है जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स फॉर्म्स द एंडोस्पर्म टिश्यू बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये तभी कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म पहले ज़्यादा प्रोसीड कर जाता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। लास्ट में एक और लाइन है, एपोमेक्टिक जो है हैव सेवरल एडवांटेज इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फायदा है। एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस मोर देन 1 एम्ब्रियो इन देयर सीड्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशंस। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, बार बार वीडियो को देखें, रिवाइज़ करें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें।